हाल ही में 2024 के चुनाव अभी समाप्त हुए हैं। इन चुनावों में आपने देखा कि खडूर साहब की सीट पे अमृतपाल सिंह और साथ ही में सरबजीत सिंह खालसा की विक्ट्री फरीदकोट की सीट पर अभी लोकसभा के इलेक्शंस में हुई। पंजाब के अंदर ये जो नया ट्रेंड आया है, ये क्यों आया? इन दोनों लोगों की विक्ट्री किन कारणों से हुई? क्या है आज की पंजाब की राजनीति कि इस दिशा में वो जा रही है कि इस प्रकार के लोगों को इलेक्ट करके सांसद बनाकर संसद में भेजा जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग पंजाब की पूरी राजनीति और पंजाब के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ समझ आएगी कि ऐसी परिस्थितियां पंजाब में इस समय क्यों आ रही हैं और इसका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। देखिए, इंदिरा गांधी के समय जो पंजाब का राज्य था, उस राज्य में उस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण सरकार हुआ करती थी, जो पार्टी रन करती थी, जिसका नाम था अकाली दल। अकाली दल 1920 में बनी थी। अकाली दल बनी इसलिए थी कि उसका ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य था कि वो पंजाब के अंदर सिख पॉपुलेशन के जो सिख पंथ के इंटरेस्ट हैं उनको फुलफ़िल करे। अकालियों ने बहुत लंबे समय तक एक स्ट्रगल के तहत पंजाब के अंदर जितनी भी सिख पंथिक पॉपुलेशन के जितने रिक्वायरमेंट्स इंटरेस्ट्स हुआ करते थे उनको चैम्पियन भी किया, उनको फुलफ़िल भी किया। इस रीज़न से जब हम पंजाब की पॉलिटिकल डिक्शनरी को देखते हैं तो ये कहना गलत नहीं होता कि बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ ये बात मानते हैं कि अकाली दल एक पंथिक पार्टी थी, यानी कि वो खालसा पंथ के सिख धर्म के जो फॉलोअर्स थे उनकी जो मांगें थीं उनको पूरी करके उनको फुलफ़िल करने वाली एक रीजनल पार्टी थी। अकाली दल ने इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से चैम्पियन किया। 1965 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, तो जब ये हरित क्रांति का पूरा प्रयोग भारत के अंदर किया गया, उस समय सबसे यूनिक बात है कि ये हरित क्रांति का प्रयोग जानबूझकर जो है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के बेल्ट में किया गया। खैर, हमें हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के बारे में चर्चा नहीं करनी, हमें पंजाब के बारे में चर्चा करनी है। अब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी 1965-66 में इंदिरा गांधी ने जब ये निर्णय लिया कि हम हरित क्रांति को पंजाब में लगाएंगे और पंजाब के अंदर हरित क्रांति के तहत किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे और देश के अंदर जितने भी ग्रेन्स हैं उसमें हम अपने आप को सेल्फ प्रोड्यूस करके आत्मनिर्भर बनेंगे। इस प्रोसेस में जितने भी राइटिंग्स अगर आपने आज तक पढ़े हैं, चाहे आप इकोनॉमी में पढ़ें या आप सोशियोलॉजी में पढ़ें, आप हर जगह एक चीज़ ये देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन को एक बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए से दिखाया गया है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के दो एस्पेक्ट थे। दूसरा पहलू कभी भी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में नहीं बताया जाता। इंदिरा गांधी की फ्रस्ट्रेशन थी। फ्रस्ट्रेशन ये थी कि जब 1965 की भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, उस जंग के दौरान सबसे बड़ी बात थी कि उस समय पंजाबी पॉपुलेशन ने भारत की जो सेना थी जो पाकिस्तान के साथ लड़ रही थी बॉर्डर पे, उसकी बहुत सहायता की थी। सेना ने भी जंग जीतने के बाद 1965 के बाद इंदिरा गांधी को ये बात बोली भी कि अगर पंजाबी पॉपुलेशन का सहारा हमें ना मिलता तो हमें ये लड़ाई और लंबी लड़नी पड़ जाती, और क्योंकि रिसोर्सेज कम थे, इन कम रिसोर्सेज के कारण समस्या हो सकती थी। तो पंजाबी पॉपुलेशन को खुश करने के लिए इंदिरा गांधी ने 1965 की जंग के बाद जो सबसे पहला कार्य किया वो ये था कि उसने पेप्सू जो था राज्य, उसको पूरा तोड़कर हरियाणा, थोड़ा सा एरिया हिमाचल में देके और बाकी एक पंजाबी स्पीकिंग लोगों का एक सूबा बनाकर पंजाब तैयार किया। उसने ये सोचा था इंदिरा गांधी ने 1965-66 में कि जब पंजाब का राज्य बनेगा तो पंजाब राज्य बनने के बाद उस समय जो वहाँ पर डोमिनेंट अकाली दल की सरकार थी उसका दबदबा घटेगा, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि भाई कांग्रेस की सरकार ने पंजाब का राज्य बनाया है। लेकिन जब पंजाब का राज्य बना, उसके बावजूद भी सिंपैथी अकाली दल के फेवर में गई। सिंपैथी कभी भी कांग्रेस के फेवर में नहीं गई कि कांग्रेस ने सरकार बनाई और कांग्रेस ने हमारे यहाँ पर जो है एक नया राज्य का गठन किया। ऐसा क्यों हुआ? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 1950 से अकाली दल जो है इस चीज़ को लेके बहुत वोकल था कि हमें एक पंजाबी स्पीकिंग सूबा चाहिए, हमें पंजाबी बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक अलग पंजाब का राज्य चाहिए। और ये डिमांड अकालियों की 1950 से नहीं, इनफैक्ट मास्टर तारा सिंह जो अकाली के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उस नेता की अगर आप स्पीचेस को सुने 1940 से, तो वो व्यक्ति 1940 से इस पर्टिकुलर डोमेन को लेके कि हमें पंजाबियों के लिए एक अलग सा सूबा चाहिए, उस डिमांड को लेकर वो लोग लगे हुए थे।
उसके बाद 1947 की बात ये भी है कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, उस समय अकाली दल का एक पूरा का पूरा वर्ग जाकर बाबा साहब अम्बेडकर से भी मिला था, और उन्होंने जाकर बाबा साहब अम्बेडकर से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि संविधान में कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि जो एक राज्य के लोग जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं उस भाषा के तहत उनको एक राज्य मिलना चाहिए, और जिसमें पंजाब का डिमांड को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने वो बात नहीं मानी थी, क्योंकि उस समय ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो अकाली दल ये पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए पंजाब के राज्य की डिमांड 1940 के दशक से कर रहा था। इंदिरा गांधी ने 1965 के दशक में 1965 के ईयर में जब उसने क्रिएट किया, उस क्रिएशन के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि इंदिरा गांधी के मन में ये बात आई कि अब तो राज्य बन चुका है, और यदि अब राज्य बन चुका है तो सिंपैथी मेरे फेवर में आएगी। लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि अकाली दल ने उस समय इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बहुत अग्रेसिवली पकड़ा। अकाली दल ने पूरे पंजाब राज्य में जाके लोगों को बोला कि देखिए, हम तो 1940 से आपके लिए लड़ रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि 1965-66 में जब क्रेडिट कांग्रेस को मिलना चाहिए था और जो इंदिरा गांधी लेना चाह रही थी, उसके बजाय वो सारा क्रेडिट जब अकालियों को चला गया कि पंजाब का राज्य तो आपने मनवाया है, उससे अकाली दल की स्थिति और मजबूत हो गई पंजाब में। ये इंदिरा गांधी से देखा नहीं जा रहा था। उसके सामने की एक इतनी बड़ी पंजाब के राज्य में एक रीजनल पार्टी जो है कांग्रेस को अकेले ही टक्कर देने के लिए खड़ी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में 1966 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया, तो ये हरित क्रांति का प्रोजेक्ट इस पर्पज से लाया गया कि अब इस हरित क्रांति को चैंपियन केंद्र सरकार करेगी, और अगर केंद्र सरकार इसको चैंपियन करेगी तो जो पंजाब में किसान वर्ग है, पंजाब में जो काम करने वाला वर्ग है, जो खेतीबाड़ी कर रहा है, हम सीधा का सीधा उस बंदे को टारगेट करेंगे। क्योंकि देखिए, पंजाब के इलाके में खेतीबाड़ी पहले से हो रही थी, पॉपुलेशन ज़्यादातर एग्रेरियन ही थी, और अकाली दल का यही सबसे बड़ा वोट बैंक था। तो हरित क्रांति का उद्देश्य ये था कि 1966 में यदि केंद्र सरकार अकाली दल के वोट बैंक को डायरेक्टली अगर टारगेट करती है, तो इसको डायरेक्टली टारगेट करने के बाद एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि वो सारा वोट बैंक जब केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनेगा और देखेगा कि हरित क्रांति में हमें केंद्र सरकार ने सहारा दिया, तो वो ग्रेजुअली अकाली दल से शिफ्ट होकर कांग्रेस की ओर आएगा। जब ये 1966 में दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया अकाली दल की ताकत को तोड़ने का, ये ताकत का प्रयोग उस समय फिर नाकाम रहा। अब नाकाम क्यों रहा? क्योंकि केंद्र सरकार खेतीबाड़ी के डोमेन में, एग्रीकल्चर के डोमेन में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ असिस्टेंस ही दे पा रही थी। एट द एंड ऑफ द डे जितना भी हरित क्रांति के दौरान जितना उस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना था, वो सारा का सारा जिम्मा तो राज्य सरकार का था, और राज्य सरकार अकाली दल की थी। तो अकाली दल ने जब ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि हमारे को केंद्र से पैसा आ रहा है और ये पैसे का प्रयोग हो रहा है हरित क्रांति को करने के लिए, तो अकाली दल के अंदर एक बहुत बड़ा 1966 में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार का हुआ कि अकाली दल जो 1965-66 तक एक रूरल डोमिनेटेड पार्टी हुआ करती थी, ग्रामीण इलाकों में जिसकी मजबूत पकड़ होती थी, 1965-66 के बाद अकाली दल के अंदर एक आर्थिक बदलाव आया। ये आर्थिक बदलाव इस प्रकार का था कि अकाली दल के जितने भी नेता थे, ये सडनली जो है अब हरित क्रांति को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ पर बेसिकली ठेकेदार बन गए। और इन्होंने जब पाइपें, ट्रैक्टर, कैनाल को बनाने के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जब ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करनी शुरू करी, तो इस आर्थिक मजबूती से अकाली दल के अंदर एक नया वर्ग पैदा हो गया। ये जो नया वर्ग था, ये पैसे वाला वर्ग था, और ग्रेजुअली ये वर्ग धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों से और ग्रामीण वोट बैंक से कटता रहा। इसके बाद क्या हुआ? हरित क्रांति में जब पंजाबी लोगों ने पैसा कमाना तो शुरू किया, तो 1970 के दशक में उस पैसे का प्रयोग उन्होंने क्या किया? पंजाब के अंदर एक ट्रेंड ये देखा गया कि 1970 में उन्होंने वो सारा का सारा पैसा ले के पंजाब के लोगों ने अपने आने वाले पुश्तों को, अपनी आने वाली जनरेशन्स को तुरंत बाहर भेजना चालू कर दिया। उन्होंने पैसा लिया, अपने बच्चों को बोला कि आप बाहर जाइए, विदेशों में जाके सेटल हो जाइए। उस समय विदेशी जितने भी ये देश थे, कनाडा से लेके अमेरिका तक के, वहाँ पर कोई नॉर्म्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे एंट्री के। तो बहुत सारे लोग पंजाब के राज्य से तुरंत माइग्रेट करके बाहर जाने लग गए। अब देखिए इसका एक और खमियाजा हुआ। 1970 के दशक में अकाली दल एक जगह पर अपनी आर्थिक बदलाव के कारण ग्रामीण इलाकों के वोट बैंक से कटता जा रहा था।
दूसरी जगह पर ग्रामीण इलाकों में पंजाब के अंदर जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके वो देश छोड़कर बाहर जा रहे थे। लेकिन हरित क्रांति को चलाने के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए लेबर की आवश्यकता थी, और 1970 में कांग्रेस की सरकार ने फिर से एक नया रणनीति के तहत खेल रचा। उसने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से बहुत सारी लेबर को ला के पंजाब में बसाना शुरू किया, और तो और सिर्फ उनको बसाया ही नहीं, उनको खेती बाड़ी के लिए एग्रीकल्चरल लेबरर बनाया। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने करी वो ये थी कि कांग्रेस की सरकार ने ग्रेजुअली इन सारे एग्रीकल्चरल लेबरर्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो उत्तर प्रदेश बिहार से आए थे, इनको वोटर आईडी कार्ड वगैरह बांट कर इनका वहाँ पर राशन कार्ड बनवा कर इनको वहाँ के नागरिक बनाने की कोशिश करी। तो ये एक डेमोग्राफिक चेंज का एक्सपेरिमेंट हुआ। और ये जब डेमोग्राफिक चेंज का एक्सपेरिमेंट हुआ तो 1970 के दशक में ये चीज़ लोगों को बड़ी बुरी लगी। उनको लगा कि भाई ये पंजाबी सूबे के अंदर ये जो बाहर के लोग आकर यहाँ पर हमारे पंजाबी सूबे के पूरे डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में फिर से यही हुआ कि अकाली दल ने 1970 में अपने अंदर एक बदलाव लाया। अकाली दल जो है, जब उसको ये बात समझ आई कि पंजाब में एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो उसने फिर से पंथिक इंटरेस्ट को उठाकर दोबारा से वही बातें शुरू कर दी। पर अकाली दल की 1970 के दशक में सबसे बड़ी गलती क्या थी कि अकाली दल ने पंथिक इंटरेस्ट को दोबारा से चैंपियन करना तो शुरू किया, लेकिन अकाली दल ने उस समय किसी भी तरीके से ग्रामीण इलाकों में जो उसका वोट बैंक कट चुका था उनसे रिकनेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। और ग्रामीण इलाकों में जितने भी ये उत्तर प्रदेश और बिहार से इन राज्यों से लोग लाए गए थे खेतीबाड़ी में काम करने के लिए, उन लोगों के साथ ग्रास रूट लेवल पे कनेक्ट कांग्रेस पार्टी ने बनाना चालू कर दिया था। अब एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि जब अकाली दल ने 1970 के दशक में पंथिक इंटरेस्ट के बारे में बातें करनी शुरू करी, इसी रीज़न से आप देखिए कि 1970 के दशक में अकाली दल ने चैंपियन किया एक अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन करके। उस रेजोल्यूशन के तहत पंथिक डिमांड्स को रखा गया। केंद्र सरकार को बोला गया कि आप ये पंथिक डिमांड्स को फुलफिल कीजिए। तो एक नया पंथिक राइज हुआ। लेकिन फिर याद रखिएगा कि अकाली दल उस समय ग्रामीण इलाकों में अपने वोट बैंक से कटी हुई थी। अब जब ये पंथिक एलिमेंट्स का राइज हुआ तो 1970 के दशक के एंड की तरफ अगर हम देखें और अर्ली 1980 के दशक की तरफ देखें, तो इंदिरा गांधी ने उस समय फिर से ये रणनीति के तहत सोचा कि ये सबसे बढ़िया मौका है। अब अकाली दल जो है इसको तोड़ने का ये फाइनल तरीका है। अगर अकाली दल आज की डेट में जो है पंथिक इंटरेस्ट को चैंपियन कर रही है, तो मैं इस पंथिक इंटरेस्ट को काउंटर करने के लिए अकाली दल के सामने एक पंथिक नेता को खड़ा कर देते हैं। जब वो पंथिक नेता अकाली दल के उन पंथिक इंटरेस्ट को काटने की कोशिश करेगा, तो जो पूरा का पूरा खालसा पंथ है पंजाब में वो बट जाएगा। यानी कि अब आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए एक इलाके में जाट समाज रहता है और उस जाट समाज में अगर मान लीजिए 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो वो तीनों पार्टीज़ यदि जाट कैंडिडेट को ही खड़ा कर दें, तो एक चीज़ तो तय है कि सारे जाट एकजुट होकर उस एक पार्टी के पीछे तो वोट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ लोग तो अपने कैंडिडेट के पीछे भी वोट करेंगे। और इससे क्या होगा कि जाट के वोटों में बंटवारा होगा। यही कारण था कि जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश में भाजपा को ले डूबा। इसी रीज़न से आप खेल को समझिए यहाँ पर कि 1970 के अंत में और 1980 के दशक के शुरुआत में यही चीज़ हुई। उस समय इंदिरा गांधी के बिहाफ पर संजय गांधी, राजीव गांधी, अरुण नेहरू, ये सारे जितने लोग थे, ज्ञानी जैल सिंह के साथ मिलकर इन लोगों ने एक रणनीति के तहत जर्नैल सिंह भिंद्रावाला को खड़ा किया। जर्नैल सिंह भिंद्रावाला को खड़ा करने के बाद जर्नैल सिंह भिंद्रावाला के थ्रू पंथिक इंटरेस्ट्स को चैंपियन करवाया और ये बात बोलने की शुरू करके एक नैरेटिव शुरू करा कि जर्नैल सिंह भिंद्रावाला जो है वो पंथिक इंटरेस्ट का ट्रू चैंपियन है। लेकिन जब वो जर्नैल सिंह भिंद्रावाला लार्जर देन लाइफ बन गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो मजबूरन एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि उसको उखाड़ फेंकना ही एक आखिरी निर्णय बचा था, जो इवेंचुअली ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत 1984 में किया गया। लेकिन 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद जो सिखों की नाराज़गी थी, वो नाराज़गी दूर करने के बजाय जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस हत्या के बाद जब इवेंचुअली दिल्ली में सिख कम्युनिटी के ऊपर एक जिनोसाइड हुआ और उस जिनोसाइड में कम से कम 5000 से ज़्यादा सिखों को दिल्ली से पंजाब के इलाके में कत्लेआम करके मारा गया, इसके बाद खालिस्तान का ये जो पूरा एक नया नैरेटिव शुरू हुआ, ये नैरेटिव उस समय एक नया मोड़ ले चुका था। अब ये नया मोड़ क्या था? अब ये नया मोड़ यहाँ पर ये था
कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला, जिसको खड़ा किया गया था पंथिक इंटरेस्ट को चैंपियन करने के लिए, क्योंकि वो पंजाबी सूबे के बारे में तो चर्चा कर नहीं सकता था, तो पंजाबी सूबे के बजाय पंथिक इंटरेस्ट के साथ साथ उसको एक टेरिटोरियल इंटरेस्ट दे के खालिस्तान की मूवमेंट क्रिएट की गई थी। अब ये खालिस्तान की मूवमेंट जब उस समय मैन्युफैक्चर हुई और इसको मैन्युफैक्चर करके ये रणनीति के तहत अपनाया गया, तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बड़ा सिंपल था। उद्देश्य सिर्फ ये था कि एक जगह पर अकाली दल है जो अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन को लेकर अटकी हुई है, उसके सामने खड़ा हुआ जर्नैल सिंह भिंडरावाला है। जर्नैल सिंह भिंडरावाला इन पंथिक इंटरेस्ट को, अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन को वीकन करेगा। उसके लिए जर्नैल सिंह भिंडरावाला को बोला गया कि आप जो है खालिस्तान मूवमेंट की बात शुरू कीजिए। आप बोलिए कि हमें एक सेपरेट टेरिटरी चाहिए खालिस्तान की, इस खालिस्तान की टेरिटरी में हमें जो करना है हम वो करेंगे, हम अपने पंथ को अपने हिसाब से चलाएंगे। अब जैसे ही ये खालिस्तान की एक सेपरेटिस्ट आइडिया को स्पार्क दिया गया, इस सेपरेटिस्ट आइडिया को स्पार्क देने के बाद बाहर के दूसरे देशों ने भी इस चीज़ की फॉल्ट लाइन को उठा के इसको एक्सप्लॉइट किया, और जब ये दूसरे देश भी इसमें इन्वॉल्व होने लग गए तो हमें लगा कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला जो है वो लार्जर देन लाइफ बन के एक बहुत आउट ऑफ द कंट्रोल फिगर हो चुका है। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब इवेंचुअली 1985 से अगर आप देखें तो 1985 से लेके 1995 तक ये जो 10 साल का पीरियड था, इस पीरियड में पूरे के पूरे पंजाब राज्य में बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम, वायलेंस, खून खराबा हुआ। अब ये जो वायलेंस और खून खराबा उस समय इस पूरे प्रोसेस में हुआ, इस प्रोसेस में एक चीज़ तो तय है कि पंजाब के अंदर पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो ट्रॉमेटाइज हो गई। 1995 में उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की जब हत्या की गई, वो हत्या एक फाइनल नेल इन द कॉफिन था, क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री को मार दिया गया तो उस समय लोगों के अंदर एक ऐसा फील आया कि भाई इस मूवमेंट को अब हमें कुछ भी करके ख़त्म करना पड़ेगा। 1995 के बाद ऐसा माना जाता है कि ये पूरी की पूरी मूवमेंट इवेंचुअली ख़त्म हुई, लेकिन 1985 से 1995 का पीरियड भी कोई इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं था। इस पीरियड में अगर एक जगह पर पोस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब के अंदर वायलेंस चल रही थी, पंजाब के अंदर यदि ब्लड शेड चल रहा था, तो हमें ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए साथ में, बड़ी महत्वपूर्ण, कि 1990 से लेके 1995 तक ये जो 5 साल का पीरियड था, इस 5 साल में आईएसआई पूरे के पूरे पंजाब प्रॉब्लम में बहुत अग्रेसिव तरीके से कूदी। उसका क्या रीज़न था? उसका रीज़न ये था कि 1988 में जब सोवियत यूनियन जिनीवा अकॉर्ड साइन करके अफ़गानिस्तान को छोड़ के चला गया था, तो उस समय अफ़गानिस्तान में जितना भी ओपीएम का कल्टीवेशन और ड्रग्स का कल्टीवेशन होता था, जिसको आईएसआई खुद मैनेज करती थी अपने पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों के थ्रू, और आईएसआई के अधिकारी जो खुद उस समय ड्रग ट्रेडर्स बने हुए थे, उन्होंने जब ये देखा कि भाई अब सोवियत तो चला गया है, क्योंकि हमने सोवियत आर्मी को ड्रग एडिक्ट बना के उसकी वॉर फाइटिंग एबिलिटी को मिनिमाइज़ करके ख़त्म कर दिया था, तो जब सोवियत हार गया तो अब इस ड्रग का प्रयोग कहाँ किया जाए। 1990 से पाकिस्तान की आईएसआई ने सबसे पहला निर्णय ये लिया कि उन्होंने पंजाब की जो फॉल्ट लाइन, जिसको वो खालिस्तान के समय से 1980 के दशक से एक्सप्लॉइट करते आ रहे थे, उस पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन में उन्होंने ड्रग्स को पंप करना शुरू किया। 1990 से 1995 तक ऐसा माना जाता है कि क्योंकि उस समय खालिस्तान वायलेंस चल ही रहा था, तो ड्रग्स की अपटेक उतनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही बेअंत सिंह का असैसिनेशन 1995 में ख़त्म होता है, 1995 के बाद अगर आप देखें तो सडनली पंजाब के अंदर ड्रग्स का सेल एकदम बढ़ जाता है। 1990 से 95 तक तो था ही था, पर 95 के बाद और बढ़ने लगा। उसका कारण क्या है कि जब लोग उस ट्रॉमेटिक 10 साल वायलेंस के पीरियड से बाहर आए, तो वो वायलेंस के पीरियड से बाहर आने के बाद सरकार की तरफ से उनको कोई राहत नहीं मिली। सरकार को उस समय एक हीलिंग टच देना था पॉपुलेशन को, कि वो एक ट्रॉमेटिक पॉपुलेशन थी एक राज्य की। उस ट्रॉमेटिक पॉपुलेशन को जब आपने हीलिंग टच नहीं दिया और उसको वायलेंस के बाद सडनली आपने बोला कि अब आप नॉर्मल बन जाइए, तो वो नॉर्मल नहीं बन पाए। और आप एक चीज़ को समझिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीर के केस में भी यही चीज़ हुई है। कश्मीर के केस में भी पिछले 10 साल में जो वायलेंस हुआ, 2014 से लेके 2020 तक हमने जितने भी टेररिस्ट मार गिराए वहाँ पर, 2020-22 तक जब तक वो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जब हमने सारे टेररिस्ट को फ्लश आउट कर दिया, पॉपुलेशन का ट्रॉमा ख़त्म नहीं हुआ, पॉपुलेशन ट्रॉमेटिक थी। और आज की डेट में आप देखिए कि कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई ख़तरा है
तो वो टेररिज्म नहीं, वो नैरकोटिक्स है। आप कश्मीर के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात करके देखिए, किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर से बात करके देखिए, वो आपको ये बोलेगा कि कश्मीर में टेररिज्म नहीं, सबसे बड़ा खतरा है नैरकोटिक्स का। क्योंकि नैरकोटिक्स की सेल आईएसआई आज की डेट में अग्रेसिव लेवल पर कश्मीर में कर रही है, और यही चीज़ उन्होंने 1995 के बाद पंजाब के राज्य में करी। अब 1995 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या हो गई, कांग्रेस उस समय पूरी बिखर गई। अकाली दल एक दूसरा ऑल्टरनेटिव था, जो अकाली दल था वो उस समय वैसे ही बिखरा हुआ था। तो 1995-96 में उस समय प्रकाश सिंह बादल जो अकाली दल का लीडर था, उसने एक मोगा कन्वेंशन बुलाया। पंजाब के अंदर एक मोगा जगह है, उस जगह पर एक कन्वेंशन हुआ। उस मोगा कन्वेंशन के तहत एक निर्णय लिया गया कि अकाली दल के सारे गुट एकजुट हो जाएंगे और अकाली दल एक स्टेबल सरकार पंजाब में देगी। इवेंचुअली अकाली दल ने मोगा कन्वेंशन के बाद एकजुट तो हुए ही हुए। अकाली दल मोगा कन्वेंशन के बाद ये बात भी बोलने लगे कि अब हम केवल और केवल पंथिक इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे। तो लोगों को उस समय कुछ भरोसा आया, लोगों ने कहा कि चलिए बहुत समय से वायलेंस हो रही थी, पंथिक इंटरेस्ट वापस आ रहे हैं। अकाली दल बोल रही है कि हम पंथिक पार्टी के तहत दोबारा पंथ के जो इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करेंगे। तो लोगों ने अकाली दल पे भरोसा जताना शुरू करा। पर एक चीज़ भूलिएगा मत कि इसी प्रोसेस में बैकएंड पे आईएसआई जो है छोटे छोटे क्रिमिनल गैंग्स का प्रयोग करके पंजाब के अंदर ड्रग्स को बहुत अग्रेसिव लेवल पर पंपिंग कर रही थी। तो एक जगह पर ड्रग इकोनॉमी बढ़ती जा रही थी और दूसरी जगह पर ये जो ड्रग इकोनॉमी थी, इसके साथ साथ अकाली दल ने बोला कि हम पंथिक इंटरेस्ट को फोकस करेंगे। अकाली दल पे लोगों ने भरोसा भी जताया। अगले 5 से 6 साल का अगर आप इतिहास देखें 1995-96 से लेकर 2001-2 तक, तो उस समय अकाली दल से लोग 5 से 6 सालों में फ्रस्ट्रेट होने लग गए। अकाली दल से फ्रस्ट्रेट क्यों होने लग गए? क्योंकि लोगों को ये लगा कि भाई पंथिक इंटरेस्ट पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, ड्रग से एडिक्ट हमारे बच्चे होते जा रहे हैं, उसका कोई विकल्प नहीं निकल पा रहा है। तो अकाली दल की सरकार के निकम्मेपन को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों ने फिर से कांग्रेस का हाथ थामा। और उस समय क्योंकि कांग्रेस और अकाली के सिवाय कोई और विकल्प होता नहीं था, तो यदि आप फ्रस्ट्रेट एक से होंगे तो आप मजबूरन दूसरे को ही वोट देंगे। तो जैसे ही अकाली दल फिर से थोड़े से डिक्लाइन में आई, उसी समय 2001-2 के बाद कांग्रेस की सरकार जो है उसने दबदबा अपना दोबारा से पंजाब में बनाना शुरू करा। पर इस समय भी ड्रग इकोनॉमी पूरी पैरेलली, आप भूलिएगा मत, वो राइज होती जा रही है, अग्रेसिव होती जा रही है, चलती जा रही है और डीपन होती जा रही है। पंजाब के हर एक गांव तक 2001-2 तक ड्रग्स बहुत सरल तरीके से, आसान तरीके से एक पाइपलाइन के तहत पहुंचने लग गए थे। तो ये जो पूरी ड्रग इकोसिस्टम, ड्रग पाइपलाइन बन चुकी थी, ये आईएसआई के लिए बहुत फ़ायदेमंद थी। क्योंकि आईएसआई इस पाइपलाइन से ड्रग्स बेचकर अरबों करोड़ों रुपए कमा रहा था, लोगों को नशे में धुत करके, एडिक्ट करके उनको जो है उनके फ्यूचर को बर्बाद कर रहा था। और सबसे बड़ी बात कि पंजाब के अंदर सोशल स्टेबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि यदि यूथ वहाँ का ड्रग एडिक्ट रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि इस परिस्थिति में क्या होगा। 2001-2 के बाद जब ये चीज़ चलती रही तो 2006-7 तक कांग्रेस की सरकार की तरफ से भी कोई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बदलाव नहीं आया। पंजाब में उस समय नौकरियों की आवश्यकता थी, पंजाब में उस समय ड्रग्स के ऊपर एक क्रैकडाउन की आवश्यकता थी। पंजाब के अंदर 1995 से 2004-5 तक एक हीलिंग टच की ज़रूरत थी। ट्रॉमेटिक पॉपुलेशन था, उस ट्रॉमा से पॉपुलेशन बाहर नहीं आ पा रहा था, वो ड्रग एडिक्ट होता जा रहा था। और यहाँ पर हमारे जो ये 2 नेता थे पॉलिटिकल पार्टियों वाले, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा उठा रहे थे। 2006-7 में उस समय जब सिचुएशन फिर से बड़ी वल्नरेबल थी, लोग अकाली दल से भी परेशान हो चुके थे, लोग कांग्रेस से भी परेशान हो चुके थे। इस समय 2006-7 के अंदर अमेरिका इस सीन में एंटर करता है। अमेरिका ये देखता है कि पंजाब एक बहुत ज़बरदस्त फॉल्ट लाइन है, ये अभी तक ठीक नहीं हुई है। 1980 से इस फॉल्ट लाइन में वही समस्या चल रही है। 2006-7 के समय अमेरिका ने ये तक देखना शुरू करा कि भाई पंजाब के अंदर लोग अकाली और ख़ास करके अकालियों के बाद कांग्रेस से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। 2007 में अमेरिका के सपोर्ट से सिख फॉर जस्टिस नाम की एक मूवमेंट शुरू होती है। सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट, ये पूरी की पूरी मूवमेंट अमेरिका से चलाई जाती है। इस मूवमेंट के तहत सिखों को पंजाब में जोड़ने की कोशिश की जाती है और सिख जो है जस्टिस मांगने के लिए शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें 1984 की जस्टिस नहीं मिले, जो कि बात फैक्ट है कि आज तक 1984 के दंगों के ऊपर कमीशन और कमीशन बिठाने के बजाय किसी को सज़ा, कड़ी सज़ा तो आज तक हुई नहीं। 1-2 बड़े नेताओं को पकड़ लिया, उसके बाद किसी भी तरीके से एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन 84 के दंगों के ऊपर आज तक कभी नहीं हुई। और
जब ये सिख फॉर जस्टिस नाम की मूवमेंट चलाई तो उस समय इस मूवमेंट की लीडरशिप उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू को दी। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसका नाम आजकल हम लोग डेली बेसिस पे सुनते हैं खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा हुआ, ये कोई आज का बंदा नहीं है। 2007 से ये बंदा अमेरिका के बिहाफ से लगा हुआ है पंजाब की फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने में। अब आप देखिए कि सिख फॉर जस्टिस क्या कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस ये बोल रहा है कि भैया अकाली दल और कांग्रेस जो है, इन दोनों के बस का नहीं है पंजाब को रूल करना, तो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहिए, खालिस्तान की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि खालिस्तान बनेगा नई सरकार रहेगी। तो ये चीज़ के बेसिस पे सिख फॉर जस्टिस ने लोगों को उकसाना शुरू करा। अच्छा, 2008-9 का जो पीरियड था, उस समय क्या हुआ, क्योंकि विश्व तौर पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, तो लेबर की डिमांड वेस्टर्न कंट्रीज़ में सडनली बढ़ गई थी। उस समय क्या हुआ कि आईएसआई के बिहाफ पे अमेरिका की सीआईए ने मिल के पंजाब के अंदर से एक इमिग्रेशन रैकेट शुरू किया, और अमेरिका की सीआईए और आईएसआई पाकिस्तान की, इन दोनों ने मिलकर ये गेम खेलना शुरू करा कि पंजाब के लोगों को इलीगली अब बाहर लेके जाया जाए, और इनको बेसिकली जब दूसरे देशों में लेके जाया जाए तो वहाँ पर ले जाके इनको इवेंचुअली लेबर बनाया जाए। आईएसआई के पास एक पूरा ड्रग इकोसिस्टम और ड्रग पाइपलाइन ऑलरेडी थी। उसने छोटे छोटे क्रिमिनल गैंग्स बनाकर नर्चर करके पंजाब में रखे हुए थे जो ड्रग सप्लाई करते थे। उन्हीं क्रिमिनल गैंग्स ने 2008-9 से इमिग्रेशन रैकेट्स शुरू कर दिए। 2008-9 से सडनली आइलेट्स को लेके पंजाब में एक नया पागलपन हो गया। वो ख़त्म नहीं हुआ था तो उसके बाद एक नया मुहिम चालू हो गई कि चलो इलीगली आपको कागज़ों के थ्रू हम लोग मेक्सिको के थ्रू अमेरिका लेके जाएंगे, कनाडा लेके जाएंगे, इधर उधर लेके जाएंगे। तो ये जो रैकेट शुरू हुआ, इस रैकेट को इवेंचुअली फिर नर्चर करने के लिए 2012 में अमेरिका की सीआईए का साथ कनाडा ने भी नहीं दिया। कनाडा ने इवेंचुअली 2012 में पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम की एक संस्था बनाई। अनीता लाल नाम की एक लेडी, जगमीत सिंह जिम्मी, जो कनाडा का अपने आप को बहुत बड़ा सिख लीडर कहता है, उसकी लीडरशिप के तहत, उसके पूरे पेट्रोनेज के तहत ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन चलती है। अनीता लाल और जगमीत सिंह जिम्मी के इमेजेस को अगर आप गूगल पे सर्च करें तो भरपूर इमेजेस दोनों के मिलेंगे आपको। तो ये जो दो लोग थे, इन्होंने इवेंचुअली एक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन बनाई। या पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन थी। उसने क्या करा कि पंजाब में, क्योंकि पॉपुलेशन ट्रॉमेटिक थी, पॉपुलेशन ट्रॉमा से बाहर नहीं आई हुई थी, ड्रग एडिक्ट थी, पॉपुलेशन ने वायलेंस बहुत अग्रेसिव लेवल पे देखा था, पॉपुलेशन को अभी भी कोई वेंट आउट का तरीका नहीं मिल रहा था कि भाई हम अपने ग्रीवेंसेस को वेंट आउट कैसे करें। तो 2012 से पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने पंजाब के अंदर एक म्यूज़िक इंडस्ट्री को क्रिएट किया, और 2012-13 से ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री आई, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री बनी पूरी की पूरी सिर्फ वायलेंस के ऊपर। भाई हम जब छोटे थे, मैं जब छोटा था खास करके, मैं भी पंजाबी गाने सुनता था, मैं आज भी सुनता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पंजाबी गाने बचपन में अपने सुना करते थे, उन गानों में वायलेंस नहीं होता था, उन गानों में महत्व होते थे, लिरिक्स होते थे, धुन होती थी। आज हर एक पंजाबी गाने में सवाए अश्लीलता के और सवाए वायलेंस के और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक मुहिम थी, ये एक साइकोलॉजिकल तरीका था जो सीआईए ने अपनाया कि भाई इसके तहत पॉपुलेशन हमेशा रेस्टिव रहेगी। ये रेस्टिव पॉपुलेशन एक साइकोलॉजिकल वॉर के थ्रू पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने गायकों को नर्चर कर करके वायलेंट टाइप के गाने शुरू करे। ये जो वायलेंट इंडस्ट्री पंजाब में पूरी म्यूज़िक की बनी 2012-13 से, उस समय आप समझिए कि एक कैसा कॉकटेल बन रहा है पंजाब में। कॉकटेल ऐसा बन रहा है कि एक जगह पूरी पॉपुलेशन परेशान है, एक जगह पर ड्रग्स हैं, ट्रॉमा है, साथ में वायलेंट म्यूज़िक है। वायलेंट म्यूज़िक को सुन सुन के जो पंजाब का यूथ है वो बहुत और अग्रेसिव होता जा रहा है और खुश होता जा रहा है, वो रिलेट कर पा रहा है इस म्यूज़िक से। तो एक ऐसी परिस्थिति कि ये राज्य हमेशा से वल्नरेबल और कमज़ोर रहे। अच्छा, ये सब चीज़ें जब चली रही थी और कांग्रेस से साथ से लेकर अपने अकाली से लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे, इसी प्रोसेस में जब चीज़ें चल रही थी तो 2015 में एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई। अकाली दल की सरकार थी पंजाब में 2015 में। फरीदकोट में बरगारी नाम की एक जगह पर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। उस इंसिडेंट में फरीदकोट में ये हुआ कि वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब के पन्नों को फाड़ के जलाया गया, और जलाने के बाद जब उनको इधर उधर फेंका गया तो ये बेदबी जो सिख कम्युनिटी ने देखी, वो सिख कम्युनिटी को ये चीज़ देखकर बहुत बुरा लगा
कि पहली बात तो ये इंसिडेंट हमारे पावन पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के साथ किसने हिम्मत करी करने की। अब ये हिम्मत और कोई नहीं कर पा रहा था, ये तो जो क्रिमिनल नेटवर्क्स और गैंग्स थे वही कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो पंजाब की जनता को इरिटेट किया 2015 में वो ये था कि ये इंसिडेंट हुआ अकाली दल की सरकार में, और अकाली दल वो पार्टी थी जो पंथिक इंटरेस्ट को चैंपियन करती थी, जो बनी ही सिख इंटरेस्ट के लिए थी। जब यदि ये पार्टी के दौरान इतना बड़ा सिख पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर इंसिडेंट हो जाए, उस समय पूरी सिख कौम ये चाहती थी कि अकाली दल सरकार जो है कड़ा सा कड़ा रुख अपनाए और इस फरीदकोट के इंसिडेंट के ऊपर ये जो है पर्टिकुलरली कार्रवाई करे। अकाली दल की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। क्यों कार्रवाई नहीं करी? क्या रीज़न था? क्या वो क्रिमिनल गैंग्स को क्यों बचाना चाहती थी? क्या उसके साथ रिलेशन थे, क्या नहीं थे? ये वही बेहतर जानते हैं। जब ये हुआ तो उस समय पंजाब की जनता में एक चीज़ तय हो गई कि उन्होंने सोच लिया कि अकाली दल की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पंजाब में जब दोबारा चुनाव हुए 2017 में, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस समय जो बीजेपी का मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार चला रहा था, वो बंदा बेसिकली जाकर खड़े होकर वहाँ पर ये बात बोलने लगा कि भाई अगर मेरे को आप एक बार मुख्यमंत्री बनाओगे तो मैं आकर फरीदकोट के इंसिडेंट के दोषियों को सज़ा दिलवाऊंगा। लोगों ने देखा कि भाई ये बंदा सज़ा दिलवाएगा, ये कह रहा है, इसको वोट देना चाहिए। 2017 में उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया। जब कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को वोट देने के बाद भी सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि कांग्रेस की सरकार 5 साल में किसी भी तरीके से 2022 तक फरीदकोट के इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, जहां पर सिख कम्युनिटी की बेदबी हुई, इस पर्टिकुलर बेदबी के किसी भी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं दे पाए। इस रीज़न से जब लोगों के अंदर पिछले 20 सालों से जो फ्रस्ट्रेशन और वॉइड था इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके कि ना तो अकाली की सरकार ना कांग्रेस की सरकार सिख पंथ के लिए कुछ कर रही है, तो ये जो वॉइड क्रिएट हुआ, ये जो स्पेस क्रिएट हुआ 2022 में, इसको आम आदमी पार्टी ने कैप्चर किया। अच्छा, अब आम आदमी पार्टी ने भी वही हरकत करी। उन्होंने भी वही 2017 की तरह फॉल्स प्रॉमिस करके बोल तो दिया कि भाई हम आएंगे पावर में तो हम जो है फरीदकोट के इंसिडेंट के ऊपर कार्रवाई करेंगे। 2 साल हो गए, 2022 से लेकर 2024, अभी तक तो कोई फरीदकोट के इंसिडेंट में कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक भी दोषी पकड़ा नहीं गया, एक भी दोषी को जेल नहीं हुई, एक भी निष्पक्ष जांच नहीं हुई अभी तक कि ये इंसिडेंट किया किसने, किस बंदे की इतनी हिम्मत हो गई कि भाई गुरु ग्रंथ साहब के पन्नों को फाड़ के इस तरीके से गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती कर रखे हो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ये जो वॉइड है, इस वॉइड को पॉलिटिकली जब आम आदमी पार्टी ने कैप्चर किया 2022 में, और उसके बावजूद वो अभी तक 2 साल में इस चीज़ को लेके कामयाब नहीं हो पाई, तो आप चीज़ को समझिए कि पंजाब की पॉपुलेशन अभी तक इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रही है जो पोस्ट ब्लू स्टार वाले फेज का था। इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रही है कि उसने खालिस्तान का इतना डीप वायलेंस देखा, अपने घर के हर परिजन में खोए। इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रही है कि परिजन खोने के बाद चलो वायलेंस में, उसके बाद अब अपने घर के परिजन हम लोग ड्रग एडिक्शन में खो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो एक नया कॉकटेल तैयार हुआ वो हुआ गुरु ग्रंथ साहब की ये बेदबी वाला इंसिडेंट 2015 फरीदकोट। तो आप समझिए कि ये जो 2015 वाला इंसिडेंट था, ये परपेचुअल निकम्मापन हर सरकार का जो था। इस रीज़न से आप देखिए कि सरबजीत सिंह खालसा जैसा व्यक्ति, या फॉर दैट मैटर नियर बाय फरीदकोट खडूर साहब का जो इलाका है वहाँ पर अमृतपाल सिंह जैसा व्यक्ति, और दोनों के दोनों भूलिए मत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ये क्यों जीते? क्योंकि ये 2 कैंडिडेट्स का जीतना आज की डेट में प्रूव करता है कि पंजाब की पॉपुलेशन इस पॉइंट पे, एक ऐसे टिपिंग पॉइंट पे फ्रस्ट्रेशन के बैठी है कि वो ये बात समझ चुकी है कि भाई अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसी तरीके से कोई जस्टिस नहीं देने वाला है। ये पेंट अप फ्रस्ट्रेशन था जो निकला है, और ये चीज़ आपको समझनी है। और इस पेंट अप फ्रस्ट्रेशन के लिए अब मैं जो आपको चीज़ बोलूँगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे से इस बात पे सहमत ना भी हों, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इसके लिए बीजेपी भी रिस्पॉन्सिबल है। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरीके से कोई मुहिम नहीं ली कि उन्होंने पंजाब के अंदर एंट्री करके इंडिपेंडेंट नेता बनाने की कोशिश की हो। आप मुझे एक चीज़ बताइए,
भारतीय जनता पार्टी को जब ये बात पता है कि उसकी पैन इंडिया पॉपुलैरिटी है तो वो पंजाब के अंदर क्यों एंटर नहीं करती? आपके पास पंजाब में पंजाब का अन्ना मलाई कौन है? कोई नहीं। आप कचरा पेटी अप्रोच लेके बैठे हैं कि दूसरी पार्टियों का जो कचरा होगा, जो वो फेंकना चाह रहे होंगे, आप उसको उठा के अपना लेंगे। हर दूसरी पार्टी का नेता उठ के जब आ जाएगा आपके अंदर तो आपका ग्रास रूट काडर कभी बनेगा ही नहीं। आज की डेट में ये जो दो व्यक्ति जीते हैं, ये एक पॉइंटर है पंजाब की राजनीति के फ्यूचर के बारे में कि पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्पेस खाली पड़ा है। पॉपुलेशन देख रही है कि क्या कोई राजनीतिक वर्ग इस स्पेस को भरने के लिए पंजाब की जनता के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। दो निर्दलियों का चुनाव जीतना, उन दो निर्दलियों के बैकग्राउंड को जानने के बाद भी लोगों ने उन दो निर्दलियों को जिताना, ये प्रूव कर रहा है कि पंजाब की राजनीति का टोटल फेलियर रहा है अभी तक, कि वो इन चीज़ों के मसलों का हल, जो कि अभी के इश्यूज नहीं हैं बल्कि पिछले 40 से 50 साल पुराने इश्यूज हैं, इन इश्यूज का हल अभी तक नहीं निकल पा रहा है। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको पंजाब की राजनीति का पूरा एक पिक्चर अब क्लियर हो गया। और अभी भी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि पंजाब में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वॉइड है। कौन सी पार्टी कितनी जल्दी इस वॉइड को भरती है और कैसे वो जनता के साथ अपने रिश्ते बनाकर उनकी समस्याओं का हल निकालती है, ये पंजाब की आगे की दिशा को डिसाइड करेगा। यदि ये नहीं हुआ तो आप आने वाले समय में यही देखेंगे कि अभी तो सिर्फ 2 निर्दलीय चुने गए हैं, हो सकता है कि 2029 के चुनाव तक आते आते 10 निर्दलीय चुने जाएं। तो क्या ऐसी परिस्थिति भारत अफोर्ड कर सकता है पंजाब जैसे राज्य के साथ, जो कि एक बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान जैसे नापाक देश के साथ, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी है पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की? आप खुद ही इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए। आई होप पंजाब की अब आपको पूरी सिचुएशन समझ आ गई होगी। धन्यवाद।